नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 8 के बारे में, जो कि जिस चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यह दोस्तों जिस किताब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, यह किताब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यह दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है और इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि भारत की जो जलवायु है, वनस्पति है तथा वन्य प्राणी हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सारे जितने भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक हो सकती है, वो सारे हम लोग आपको खूब अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि आप लोगों को एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इसको मैं समाप्त कर दूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। देखिए, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है ये मौसम से स्टार्ट करके बता रहा है, तो आप लोग न्यूज़पेपरों में मौसम के बारे में प्रतिदिन पढ़ते होंगे। ठीक है, तथा टेलीविज़न पर भी आप लोग मौसम के बारे में देखते होंगे, सुबह सुबह दिखा देता होगा या हमेशा ही दिखाता है, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग मौसम जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, इन सारे मौसमों के बारे में आप लोग आसपास के लोगों से न्यूज़पेपरों में, टेलीविज़नों में सुनते होंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो देखिए दोस्तों, मौसम होता है वो दिन पर दिन परिवर्तन होता रहता है। कभी गर्मी आ जाती है तो कभी सर्दी आ जाती है तो कभी बरसात आ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें तापमान जो है, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, जैसा मैंने अभी भी बताया। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब बहुत दिनों तक जो मौसम होता है वो अगर ठंडा होता है, ठीक है, तो आपको मतलब ऊनी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, और जो मौसम गर्म होता है तब आपको मतलब हल्के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सामान्यतः मुख्य रूप से जो मौसम होता है यह दिसंबर से फरवरी तक ठंडा होता है। ठीक है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक आपको मतलब सर्दी का मौसम होता है। इसके बाद मार्च से मई तक जो मौसम होता है वो गर्म होता है। ठीक है, मार्च से मई तक मौसम क्या होता है, गर्म होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण और पश्चिमी मानसून का जो मौसम होता है ये वर्षा वाला मौसम होता है। तो सितंबर से लेके जून से लेकर सितंबर तक का जो मौसम होता है वो वर्षा का होता है। और अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून होते हैं दोस्तों, मानसून के लौटने का मौसम यानी शरद ऋतु फिर से आने लगती है। तो दोस्तों एक एक टॉपिक पर हम लोग खूब बढ़िया से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे शरद ऋतु के बारे में कि शरद ऋतु क्या होती है। देखिए, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य जी हैं और ये आपका पृथ्वी है। तो जो ठंडे मौसम में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इससे मतलब जो उनका प्रकाश है कुछ टाइम बाद ही आता है। ठीक है, इसलिए हल्का हल्का सा ठंडा मतलब स्टार्ट हो जाता है। वही जो मौसम है वो शीत ऋतु का रूप ले लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जो तापमान है यह बिल्कुल ही कम हो जाता है और सर्दी पड़ने लगती है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, चलिए देखते हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की जो किरणें होती हैं ये अधिकतर सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। गर्मी के मौसम में दोस्तों जो सूर्य की किरणें होती हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं, इसलिए जो तापमान है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे आप लू का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, दिन के समय में जब आप देखते होंगे बाहर तो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, इसी को हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, लू का नाम दे देते हैं। अब दोस्तों आगे बताया गया है कि आओ खेलें, तो चलिए हम लोग कुछ खेलते हैं। ठीक है,
इसमें बता रहा है कि हमारे देश के सभी भागों में जो लोग हैं वो अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाली फलों को ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास बुझाने के सबसे अच्छे साधन होते हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, ठीक है, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग दोस्तों लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। जो बहुत से लोग हैं वो जो केला होता है तथा आम होता है इनका लोग मिल्क शेक बनाकर पीते हैं। गर्मी के बाद दोस्तों जो पहली वर्षा हमें आनंद आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत बनी हुई है। ये सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंद आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, वर्षा के दो गाने को याद करें तथा आप एक साथ मिलकर गाएं। देखिए दोस्तों, आप लोग को वर्षा के एक दो गाने तो याद ही होंगे। इसमें मतलब बता रहा है कि आपको उस गाने को गाना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप लोग का मन करेगा तो गाइएगा, नहीं मन करेगा तो ना गाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें। देखिए, आपको वर्षा पर 5 कविताएं इकट्ठा करनी है और लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवारों के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, मराठी वर्षा, उर्दू वर्षा, बंगाली वर्षा और भी होता है फारसी वर्षा। तो आप लोग को मतलब कई प्रकार की वर्षा जो है उसको अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ा सा रिसर्च करना है। गूगल कर लीजिएगा आप लोग, तो सारी लैंग्वेज में आपको कविता मिल जाएगी। जो अगला टॉपिक है दोस्तों, ये है दक्षिण पश्चिम मानसूनों या वर्षा का मौसम। तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उसे आप वर्षा का मौसम भी कह सकते हैं। ठीक है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवनें जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती रहती हैं और ये अपने साथ नमी भी लाती हैं। नमी बोले तो ठंडापन। और जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों अगली हेडिंग, मानसून के लौटने का समय, मौसम या शरद ऋतु। ठीक है, तो जो शरद ऋतु होती है दोस्तों, ये मानसून के लौटने का समय होता है। तो इस समय दोस्तों जो पवनें होती हैं वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में और दक्षिण के विभिन्न भागों में इस टाइम वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए जो होता है यह जलवायु दोस्तों, जलवायु की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, तो हम बताते हैं जलवायु की परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यहाँ से आप इसका जलवायु का डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसको याद कर लीजिए। कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछता है, वनडे एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, जो भारत की जलवायु होती है इनको मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। ठीक है, जो मानसून शब्द है से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दोस्तों मौसम। ठीक है, और भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती हैं और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ दिखाया गया है कि आओ कुछ करके सीखें। तो देखिए दोस्तों, भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताएंगे क्या क्या आपको चिन्हित करना है। देखिए दोस्तों, बता रहा है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी,
तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का जो अनुभव होता है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, और जबकि जम्मू और कश्मीर जो है दोस्तों के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। और तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जो जलवायु है ये मध्यम है। वे न हो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान जो है बहुत अधिक आर्द्र होता है, और विश्व में मौसम अधिक वर्षा मेघालय में स्थित होता है। मैसिनराम में दोस्तों हमेशा बारिश होती रहती है। मैसिनराम में होती है, जबकि जो दोस्तों मेघालय में स्थित मैसिनराम है यहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है। जबकि किसी किसी वर्षा, जैसे कभी कभी वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा मौसम आता है कि राजस्थान के जैसलमेर में भी कभी कभी वर्षा खूब तेज़ी से होने लगती है। अब हम लोग अगली हेडिंग पर चर्चा करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। तो दोस्तों मैं इसके पहले थोड़ा सा एक फिगर दिखा देना चाहता हूँ, जो आपको भारत के मानचित्र में खोजना है। तो देखिए, भूमि परत भी खोजना है, ठीक है। झाड़ी वाली परत खोजना है आपको, तरुण वृक्ष खोजना है, बीतान खोजना है, उद्यमी परत खोजना है, सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर, ठीक है। ये किसी पेड़ के बारे में बताया गया दोस्तों, और आपको ये सारी चीज़ें खोजनी है। और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा का वन ये है, ठीक है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा होती रहती है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन को देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी शाखाएं होती हैं दोस्तों, शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत ही कम होती हैं, जैसे नारियल में दोस्तों देखिए पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसमें फली होते हैं। घास, झाड़ियां तथा पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ऐसे वनस्पति जो बिना मानव की सहायता से खुद ब खुद उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ये अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगली हेडिंग पर, जिसका नाम है हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे दोस्तों, एक अमेजन का जंगल आप लोग सुने होंगे, यह लगभग सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से मिलता है। हम सांस के रूप में लेते हैं। जैसे दोस्तों, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तथा इस प्रकार वे मिट्टी अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं, ठीक है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं, और पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो रही हैं। हमें अधिक पौधे और लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर रक्षा नहीं होगी दोस्तों तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है, ठीक है। लोगों को चाहिए कि हम लोग को चाहिए कि कुछ खास आयोजन, जैसे वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोग जो इस प्रयास में शामिल हों, और पृथ्वी पर जितने भी वनस्पति हैं उनकी रक्षा करें।
ठीक है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर अपने वनस्पतियों को, जंगलों को बचाना चाहिए। अगर ये ही नहीं रहेंगे दोस्तों तो ना तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाएंगे। बहुत जैसे अभी हाल ही में जब कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और यह दूसरे दूसरे देशों से मंगानी पड़ी। ठीक है। देखिए आगे बता रहा है दोस्तों, लीला के जो माता हैं के माता पिता व उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था, इसलिए हमेशा पानों से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बनाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते हैं कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष और उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। ठीक है। फूल भी खिले हुए थे। तितलियां उन पर चारों ओर मंडरा रही थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद भी लिया था और उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। देखिए दोस्तों, वृक्ष लगाना एक अच्छी आदत है और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। शहद मिलेगा, फल मिलेगा, गोद एवं लाख मिलेगा। ठीक है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी इससे बढ़ेगा। इमारती लकड़ियाँ हम लोग को मिलेगी, रबड़ मिलेगा, मिट्टी को यह बांध कर रखता है वृक्ष। ठीक है। ताकि मिट्टी का अपरदन ना हो, क्षरण ना हो। ठीक है। अब अगला हम लोग हेडिंग देखेंगे दोस्तों, वन्य प्राणी। क्या होता है वन्य प्राणी, चलिए देखते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। ठीक है। वनों में जो जंतु की हजारों प्रजातियों तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, ठीक है, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। आगे बता रहा है दोस्तों कि बाघ हमारा जो है वो राष्ट्रीय पशु है, जैसा आप लोग जानते हैं। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। जो बाघ होता है दोस्तों हमारे देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। जो हाथियाँ होती हैं दोस्तों, ये आप केरल में चले जाइए, कर्नाटक में चला जाइए तो यहाँ पर हाथियाँ और एक सींग वाले गैंडे इधर मिलते हैं। ठीक है। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जो जंगली गधा होते हैं दोस्तों, ये कच्छ में पाए जाते हैं। जंगली बकरा, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त बहुत से जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। नीलगाय दोस्तों एक बहुत ही इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि एक ऐसा जानवर है जो झुंडों की संख्या में चलते हैं लोग, और जिस खेत में लोग घुस जाते हैं उस खेत का पूरा नामो निशान मिटा देते हैं। और सरकार इन पर कोई अभी कुछ नहीं कर रही है और किसानों का इससे भारी नुकसान होता है। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। ठीक है। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? क्या दोस्तों आप अपने क्षेत्र में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 5 ऐसे पक्षियों का नाम बता सकते हैं जो आप देखते हैं? देखिए दोस्तों, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ हैं। ठीक है। उनमें जैसे कोबरा है, करैत है, ये लोग प्रमुख माने जाते हैं। कोबरा हो गया, करैत, इन लोग को काटने मात्र से ही आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। गेहून एक सांप होता है। ठीक है। ये अगर काट लेगा तो आदमी को सांस तक नहीं आएगी और तुरंत मर जाएगा। ठीक है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां जो हैं वो तेज़ी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल
पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती योजना जैसी विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया है। और क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति को बता सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा जितने भी जू घर हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना है। ये देखिए, ये आपका जितने भी वन्य जीव हैं उनको दिखाया गया है चित्र में, ठीक है। अब दोस्तों आगे बता रहा है कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के भी अंगों जैसी हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, और ताकि वन्य जीव का जो निवास है वो संरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा पेपर में मतलब वन्य जीव के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है, ठीक है। अलग अलग पेपरों की यहाँ पर कटिंग है। देखिए दोस्तों, यहीं पर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और दोस्तों, ये आपके जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर था क्लास 6 का, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आपका एक भी जो कुछ यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और बताया है राज्यों और राजधानियों के बारे में, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा केंद्र शासित और उनके राजधानियों के बारे में चर्चा करूँगा। राज्य और राजधानी आप लोग जानते हैं और पढ़े भी होंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं शायद आप लोग भूले होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। देखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, और चंडीगढ़ का जो राजधानी वो चंडीगढ़ है, और दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है, और दमन और द्वीप की जो राजधानी है दमन है, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है, और पांडुचेरी की जो राजधानी है पांडुचेरी है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, और जम्मू एवं कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है, और लद्दाख की लेह है। ये जितने केंद्र शासित प्रदेश थे इनकी राजधानियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और बाकी आपको लोग राज्य और राजधानियाँ यहाँ से देखकर आप लोग पढ़ कर लिख लीजिएगा, ताकि एक भी चीज़ आपको भूले ना। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का भी ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हम लोग नई नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों, धन्यवाद आप लोग का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।